हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरा मेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने क्लास करी थी नर्सिंग की पहली क्लास, जिसमें हमने पढ़ाई कंप्लीट थ्योरी ऑफ सर्जिकल नर्सिंग की कंप्लीट थ्योरी। आज हम देखेंगे सर्जिकल नर्सिंग के वन लाइनर्स। अब बच्चों समझना वन लाइनर्स की मीनिंग क्या है। देखो, आप जब भी कहीं भी क्लास करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, तो आप क्या करते हो, जनरली PYQ या MCQ की क्लास करते हो। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप करते हो करीब 30 मिनट मिनिमम ले लो, और 60 से 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट की क्लास आप करते हो जनरली, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करते हो, कम से कम 30 से लेके 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इससे क्या होगा सर, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसका एक मेरे पास अल्टरनेटिव उपाय है, वन लाइनर्स। आपका PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्लस MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने क्या किया, वन लाइन के अंदर अरेंज कर दिया। तो ये जितने भी वन लाइन्स हैं, ये सारे PYQ हैं या तो वो MCQ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक क्लास के अंदर मुश्किल से मान लो 1 घंटे से कम की ही क्लास होगी जनरली। उसके अंदर क्या होगा, मान लो 50 मिनट की क्लास है, इसके अंदर मैं आपको करा दूंगा कम से कम 250 प्लस वन लाइनर्स। अब बताओ हाई यील्ड किस में, इसको बोलेंगे हम स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, पहली चीज़, पहला पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर सर्जरी। यानी देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ते चलेंगे बेहतरीन तरीके से। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले सहमति पत्र लेना आवश्यक होता है। किससे, मान लो पेशेंट कोई एडमिट है जिसकी सर्जरी होने वाली है, तो उससे हम क्या कराते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, सहमति पत्र लेते हैं कि हाँ भैया तुम ऑपरेशन के लिए सहमत हो। इसलिए सर्जरी से ठीक पहले हमें सहमति पत्र लेना आवश्यक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, NPO स्टेटस इज मेंटेन 6 to 8 आवर्स बिफोर सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, कि सर्जरी से पहले कितने घंटे पहले मरीज को कुछ भी खाने पीने से रोका जाता है। यानी NPO स्टेटस कितने घंटे पहले मेंटेन होनी चाहिए बिफोर सर्जरी, क्वेश्चंस आया हुआ है ये। तो करीब 6 से 8 घंटे पहले NPO मेंटेन करना चाहिए, मरीज को कुछ भी खाने पीने से रोका जाना चाहिए। तो ये वैल्यू याद रखना, 6 to लेके 8 आवर्स ये NPO स्टेटस होता है। आगे देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये कहाँ दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया किस में किस स्पेस में इंजेक्ट करते हैं, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज गिवन इनटू एपिड्यूरल स्पेस। नाम से पकड़ लोगे क्या, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। ड्यूरा मैटर के ठीक ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होती है वो कहाँ दी जाती है, एपिड्यूरल स्पेस में दी जाती है। अगला पॉइंट देखो, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज अ सीरियस एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भैया क्या है, इसको हम बोल सकते हैं घातक, और हाइपरथर्मिया है तो अतिताप। अब एक चीज समझो, नाम है हाइपर, तो हाइपर कहीं भी हो तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, अधिकता। यानी कोई भी चीज की मैक्सिमाइजिटी हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपर। और थर्मिया का क्या मतलब होता है, थर्मिया, थर्मल, तो थर्मिया मतलब कि तापमान। अब क्या होता है, शरीर का तापमान यदि नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, तो उसको कंडीशन को हम बोल सकते हैं हाइपरथर्मिया। जी बिल्कुल। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो इसका मतलब होता है घातक हाइपरथर्मिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये भैया मैलिग्नेंट है तो आनुवांशिक हो जाता है ये। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है ये आनुवांशिक कंडीशन है। दूसरी चीज, ये किसमें देखने को मिलती है, ये एनेस्थीसिया की एक कॉम्प्लिकेशन है। ये जनरली एनेस्थीसिया लगाने के बाद पेशेंट्स में देखी जाती है। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है, एनेस्थीसिया की एक गंभीर जटिलता है। क्या इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ो। फर्स्ट इंजेक्शन हीलिंग ऑकर्स इन सर्जिकल वाउंड विद सुचर्स। प्रथम श्रेणी के घाव भरना टाको वाले ऑपरेटिव घाव में होता है। तो फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग कहाँ होती है, ऑकर्स इन सर्जिकल वाउंड्स विद सुचर, ये चीज क्लियर। आगे देखो, सर्जिकल एप्सिस मीन्स, सर्जिकल एसेप्सिस के क्या मतलब होता है, सर्जिकल एसेप्सिस कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, ध्यान रखना। स्टेराइल टेक्निक, ठीक है।
स्टेराइल टेक्निक किसको हम बोलते हैं सर? सर्जिकल एसेप्सिस का अर्थ है पूर्णतः निष्क्रियतम तकनीक। ये चीज़ ध्यान रखना, सर्जिकल एसेप्सिस की ही मीनिंग होती है स्टेराइल टेक्निक, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट कॉमन सर्जिकल पोजीशन इज सुपाइन। बहुत बार ये पीवाईक्यू में पूछा गया है कि सबसे कॉमन सर्जिकल पोजीशन कौन सी होती है, तो सुपाइन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्री ओपी मेडिकेशन रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रिवेंशन एस्पिरेशन, ठीक है। प्री ओपी दवाएं चिंता, एंजाइटी को क्या बोलते हैं? चिंता बोलते हैं, घबराहट बोल सकते हैं। तो प्री ओपी मेडिकेशंस क्या करती हैं? चिंता को कम करती हैं। और प्रिवेंट एस्पिरेशन से प्रिवेंट करती हैं, आपको बचाव करती हैं। इसके अलावा हेमोवैक एंड जैक्सन प्रेट किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हीमोवैक और जैक्सन प्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। हीमोवैक और जैक्सन प्रेट क्लोज ड्रेनेज सिस्टम के उदाहरण हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इन पीएसयू का क्या मतलब? इन पीएसयू द पेशेंट इज मॉनिटर्ड फॉर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयू में क्या होता है? पेशेंट क्या मॉनिटर करते हैं हम? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या इसको मैं एबीसी बोल सकता हूँ? तो एबीसी किस में मॉनिटर करते हैं सर? हम पीएसयू में मॉनिटर करते हैं। पीएसयू में रोगी की वायुमार्ग, श्वसन और प्रसंचरण तंत्र यानी एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन की निगरानी की जाती है। एम्बू बैग इज यूज फॉर मैनुअल रेसिक्यूसिटेशन, ठीक है। एम्बू बैग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैनुअल रेसुसिटेशन के लिए एम्बू बैग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मॉन्टगोमरी स्ट्रैप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस। अगर मैं क्वेश्चंस पूछूं आपसे कि हमें बार बार ड्रेसिंग चेंज करनी है, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज करना है, कौन सी स्ट्रैप का हम इस्तेमाल करेंगे? तो मॉन्टगोमरी स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखो, नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसको कहते हैं? तो सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन, जो मान लो सर्जरी की आपने, सर्जरी की, ठीक है, सर्जरी के बाद अगर ये यहाँ पर घाव बन गया, इस घाव को हम क्या बोल सकते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सर्जिकल घाव इन्फेक्शन को ही, सर्जिकल घाव संक्रमण को ही नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, इसी का सब नेम है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेप्रोक्टोमी क्या है सर? लेप्रोक्टोमी मीन्स सर्जिकल ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो क्वेश्चन आ जाए कि लेप्रोक्टोमी किसको बोलते हैं, तो लेप्रोक्टोमी क्या है? सर्जिकल ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, आपके एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना। या एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं? पेट की कैविटी को बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करना किससे? सर्जिकल कंडीशन में, इसको हम बोलते हैं लेप्रोक्टोमी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। वाउंड डिहेंसिस का क्या मतलब है? वाउंड डिहेंसिस मीन्स सेपरेशन ऑफ वाउंड एजेस, यानी वाउंड डिहेंसिस का क्या मतलब है? घाव के किनारों का अलग हो जाना, ठीक है। जैसे आपका ये वाउंड है, ठीक है, इसकी इधर चली गई, इसकी स्किन इधर चली गई, ये सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसको हम बोलते हैं वाउंड डिहेंसिस। ये सारे टर्मिनोलॉजी याद रखना, सर्जिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ समझते चलो, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ही आ रही है अभी तक। फिर एक और टर्मिनोलॉजी सुनो, क्या है? अब एक और टर्मिनोलॉजी आ गई सर, इविसरेशन क्या है? इविसरेशन इज प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द वाउंड। क्या बोला सर? एविसरेशन का मतलब है घाव से आंतरिक अंगों का बाहर निकल आना। मान लिया आपने किसी चीज़ की सर्जरी करी, तो पहले उसमें क्या होगा? वाउंड डिहेंसिस होगा, दोनों घाव अलग हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, दोनों घाव अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो गई? कैविटी बन गई, घाव में कैविटी बन गई, तो जो इंटरनल ऑर्गन है क्या उनके बाहर आने की संभावना रहेगी? जी सर, बाहर आने की संभावना रहेगी। अब इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं इविसरेशन। अगर वो आंतरिक अंग बाहर आ गए वाउंड से, इस कंडीशन को हम बोलेंगे इविसरेशन, ये ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्जिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम में की जानी चाहिए? तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज डन फॉर 5 to 10 मिनट। सर्जिकल हैंड वॉशिंग कितने देर तक किया जाता है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। आगे सुनो, कैथेटराइजेशन क्या है? कैथेटराइजेशन इज ए स्टेराइल प्रोसीडर। कैथेटर लगाना एक स्टेराइल प्रोसीडर है। पोजीशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज सुपाइन विदाउट पिलो। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद स्थिति कैसी होती है? तकिए के बिना सुपाइन होती है। मैंने बताया कॉमन सर्जिकल पोजीशन भी क्या है? सुपाइन है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पोजीशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? इज सुपाइन विदाउट पिलो। वाउंड ड्रेसिंग मस्ट बी डन विद स्टेराइल ग्लव्स।
हमेशा वाउंड ड्रेसिंग, जब भी हम घाव की ड्रेसिंग करेंगे, कैसे होने चाहिए ग्लव्स आपके? स्टेराइल होने चाहिए और ग्लव्स का इस्तेमाल करना जाना चाहिए। तो वाउंड ड्रेसिंग मस्ट बी डन विद स्टेराइल ग्लव्स। आगे सुनो, सर्जिकल मास्क शुड बी चेंज एवरी 6 आवर्स इफ वेट। सर्जिकल मास्क हमेशा कब चेंज किया जाना चाहिए? हर 6 घंटे में चेंज किया जाना चाहिए। और इफ वेट, यदि गीला हो गया है तो हमें एनी टाइम, जब भी गीला हो जाए हमें चेंज कर लेना चाहिए क्या चीज़? सर्जिकल मास्क को। ठीक है, आगे सुनो, ऑपरेशन रूम शुड हैव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन रूम जिसको हम बोलते हैं ओटी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होनी चाहिए। आगे सुनो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टेरिलाइज करते हैं? मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ, ऑटोक्लेविंग पे स्टेराइल करते हैं। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, हर एक चीज़ याद होना चाहिए। 15 psi प्रेशर और मिनट्स के लिए, ये चीज़ें बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो ऑटोक्लेव को। ठीक है, प्री ऑपरेटिव शेव। प्री ऑपरेटिव शेव क्या है? प्री ऑपरेटिव शेव, जैसे आपको कहीं भी सर्जरी करनी हो, उस जगह पे बाल हो, ठीक है, तो बाल को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव शेव शुड बी डन 24 आवर्स और जस्ट बिफोर सर्जरी। ऑपरेशन से 24 घंटे पहले या ठीक पहले सेविंग की जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये नहीं कि एक हफ्ते पहले आप सेव करा के आओ फिर बोलो सर जी डॉक्टर जी ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है सर? में ऑकर ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। अब मान लो सर्जरी किसी की चल रही है, सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, सर्जरी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो पेशेंट को क्या होने का खतरा बना रहता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक होने का खतरा बना रहता है। हाइपोवॉलेमिक क्या क्या मतलब? किसी चीज़ का वॉल्यूम कम हो जाना। किसका वॉल्यूम कम हो जाना? सर जी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना। कम हो जाने का क्या मतलब? हाइपो। अधिक हो जाने का क्या मतलब? हाइपर। तो हाइपो वॉल्यूमिक का मतलब रक्त का कम हो जाना। इसके वजह से जो शॉक आएगा, इसके वजह से जो आघात हिंदी में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये क्या कब हो सकता है? ब्लड लॉस के दौरान, एक्सेस ब्लड लॉस के दौरान। कब? ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना, एक एक चीज़, एक एक टर्मिनोलॉजी। आगे बढ़ जाओ, एंटीबायोटिक्स आर गिवन। एंटीबायोटिक आर गिवन प्रोफाइलेटिकली बिफोर सर्जरी। एंटीबायोटिक हमें कब देना चाहिए? सर्जरी से पहले संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। डीप ब्रीदिंग प्रिवेंट्स पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया। डीप ब्रीथिंग क्या प्रिवेंट करते हैं सर? गहरी सांस लेने से ऑपरेशन के बाद निमोनिया से बचाव होता है। लॉग रोलिंग इज यूज्ड फॉर स्पाइनल सर्जरी पेशेंट। लॉग रोलिंग किसके लिए करते हैं? स्पाइनल सर्जरी के मरीजों को हिलाने में लॉग रोलिंग की तकनीक अपनाई जाती है। तो ये भी याद रखना कि स्पाइनल सर्जरी के पेशेंट्स में, जिनकी स्पाइनल की सर्जरी हुई रहती है, उनको हिलाने के लिए, उनको पेशेंट्स को हिलाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? लॉग रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ो, टर्न एंड रिपोजिशन पेशेंट एवरी 2 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पेशेंट्स को कितने देर में बदलते रहना चाहिए स्थिति? स्थिति मतलब पोजीशन। मान लो पेशेंट की ऑपरेशन कैसे हुई? सुपराइन पोजीशन में हुई, सुपाइन पोजीशन में हुई। अब हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो कितनी देर में हमें चेंज करना चाहिए? हर 2 घंटे में। ठीक है, हर 2 घंटे में रोगी की स्थिति बदलनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। कोल्ड एप्लीकेशन रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन आफ्टर सर्जरी। कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडी सिकाई जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है? स्वेलिंग एंड पेन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। कब? आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद ठंडी सिकाई सूजन और दर्द को कम करती है। देखो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी थोड़ी कठिन लग सकती है, इसलिए मैंने साथ साथ हिंदी लिख दी है। अब मान लो किसी को ये लाइन पढ़ने में बहुत कठिनाई लगी कि सर कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, कैसे रिड्यूस कर रहा है, स्वेलिंग पेन कब कर रहा है। आप एक कहानी जैसा पढ़ लो कि सर्जरी के बाद ठंडी सिकाई सूजन और दर्द को कम करती है। ठीक है, पूरी लाइन आपको याद हो गई। तो इसलिए हिंदी का भी कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे सुनो, एंटी एम्बोलिक। एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग प्रिवेंट डीवीटी आफ्टर सर्जरी। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ सर? सर्जरी के बाद डीवीटी जो होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं जिसको, इससे बचाने के लिए एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग्स का उपयोग किया जाता है। सर्जिकल ड्रेन्स प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन एट वाउंड साइट। सर्जिकल ड्रेन क्या करते हैं? घाव स्थल पर तरल से जमा होने को बचाते हैं। ठीक है, मान लो आपके कहीं पे घाव हुई जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है,
उस सर्जरी में वाउंड हो गया, घाव हो गया, उस स्थान पर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन किसको बोलते हैं, तरल जमा होने को। वो फ्लूइड किसका हो सकता है सर जी, पस का हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो उस पर क्या करते हैं हम, सर्जिकल ड्रेनेज लगाते हैं, सर्जिकल ड्रेन करवाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है। कहाँ, वाउंड साइड पर। ठीक, आगे सुनो, इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज यूज टू इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन। लंग एक्सपेंशन यानी फेफड़ों का एक्सपेंशन कराना हो, एक्सपेंशन मतलब फैलाना या बढ़ाना। किसका बढ़ाना सर जी, लंग का बढ़ाना। तो लंग को एक्सपेंस करना हो, हमें लंग एक्सपेंशन करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल इज स्टेराइल गेज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सर जी मोस्ट कॉमन सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल क्या है, तो वो है स्टेराइल गेज होता है मोस्ट कॉमन सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल। इस लाइन को 5 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सबसे कॉमन सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल क्या है, स्टेराइल गेज होता है। आगे सुनो पार्ट 2। अब थोड़ा सा करते हैं लेवल अप। ठीक है, अब लेवल अप करते हैं और आगे से क्वेश्चंस देखते हैं। सर्जिकल स्क्रबिंग, सर्जिकल स्क्रबिंग कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक की जाती है, तो सर्जिकल स्क्रबिंग स्टार्ट फ्रॉम फिंगर्स टू एल्बो। सर्जिकल स्क्रबिंग कहाँ से, फिंगर्स से स्टार्ट होकर एल्बो तक की जाती है, यानी कोहनी तक की जाती है। द गोल्डन पीरियड टू सूचर अ वाउंड विद इन 6 आवर्स। अगर एक वाउंड है, ठीक है, वाउंड के ऊपर हमें सूचर करना है, ठीक है, तो उसका गोल्डन पीरियड क्या होता है, घाव सिलाई का सुनहरा समय 6 घंटे के भीतर होता है। तो 6 घंटे के भीतर उस घाव पर हमें क्या करना चाहिए, सूचर कर देना चाहिए, सिलाई कर देनी चाहिए। ठीक है, स्टेराइल फील्ड शुड बी केप्ट एबव वेस्ट लेवल। स्टेराइल फील्ड को कमर से ऊपर रखना चाहिए, शुड बी केप्ट अबव वेस्ट लेवल, ये चीज ध्यान रखना। द फर्स्ट साइन ऑफ हीमोरेज इज टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया क्या कंडीशन हुई, टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया, ये मैंने शॉर्ट सेक्शन में बता रखा है, जाके डिफरेंस देख लेना। ठीक है, टैकीकार्डिया यानी दिल का तेज धड़कना। ठीक है, इसको इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। और ब्रेडीकार्डिया मतलब नॉर्मल कंडीशन से आपकी हार्ट कम धड़के, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो फर्स्ट साइन ऑफ हीमोरेज, हीमोरेज का फर्स्ट साइन क्या है, टैकीकार्डिया। रक्तस्राव का पहला संकेत टैकीकार्डिया है, जिसमें तेज दिल धड़कना होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट साइन ऑफ हीमोरेज क्या है सर, ऑप्शन दिया रहेगा ब्रेडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टैकीकार्डिया लगा के आना है। ठीक है, फॉलर्स पोजीशन, फॉलर पोजीशन क्या है सर, फॉलर पोजीशन इज यूज्ड पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद फॉलर की स्थिति सबसे उपयोगी होती है। पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी पूछी जाए, देखो सर्जरी के दौरान पूछी जाए, दौरान या ड्यूरिंग, तो कौन सी पोजीशन होती है, सुपाइन, वो होती है सुपाइन। और पोस्ट पूछी जाए, पोस्ट सर्जरी यानी सर्जरी के बाद पूछी जाए तो फॉलर्स, तो वो होती है फॉलर्स पोजीशन। तो पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस ध्यान रख लेना, क्वेश्चंस आते हैं। एसेप्टिक टेक्निक प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से कौन प्रिवेंट करेगा, क्रॉस इन्फेक्शन से कौन बचाएगा, एसेप्टिक टेक्निक बचाएगी। आगे सुनो, द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज हाई अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में एस्पिरेशन का खतरा सबसे अधिक होता है। सर्जिकल वाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। सर्जिकल वाउंड्स कितने क्लासेस में डिवाइड होते हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, 1 से लेके 4 तक। सर्जिकल घावों को 4 वर्गों 1 से लेके 4 में बांटा गया है। द प्राइमरी गोल ऑफ प्री ओपी टेक्निक इज एंजाइटी रिडक्शन। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ प्री ओपी टीचिंग इज एंजाइटी रिडक्शन। ठीक है, ऑपरेशन पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चिंता कम करना होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ प्री ओपी टीचिंग इज एंजाइटी रिडक्शन। प्री ओपी टीचिंग क्या होगी सर, ऑपरेशन पूर्व शिक्षा, जैसे ऑपरेशन, किसी की ऑपरेशन होने जा रही हो, आप उससे अच्छे से बात करो, उसको सिखाओ, उसको समझाओ, उसको शिक्षा दो कि सर कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल हष्ट-पुष्ट जैसे जा रहे हो वैसे हो के आओगे। तो ये क्या होती है, उसकी घबराहट को, उसकी एंजाइटी को कम कर देगी, रिडक्शन। ठीक है, स्कैल्पल इज यूज्ड फॉर सर्जिकल इंसिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्जिकल चीरा लगाने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं सर, स्कैल्पल का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्जिकल चीरा लगाने के लिए स्कैल्पल का उपयोग होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, अगला सुनो, एब्जॉर्बेबल सूचर इंक्लूड कैट गट वर्विक्राइल। ये भी मैंने कल बताया हुआ था कि एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। तो एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल क्या है, कैट गट और विक्राइल। एब्जॉर्बेबल टाँकों में कैट गट और विक्राइल शामिल होते हैं।
नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में क्या इंक्लूड होता है, सिल्क और नायलॉन। तो नॉन एब्जॉर्बेबल टाकों में मैं बात करूं तो सिल्क और नायलॉन आते हैं। तो क्या हुआ, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल का आप एक चार्ट बनाना, मैंने कल बनवा के भी दिया हुआ है। इधर लिखना क्या क्या एब्जॉर्बेबल हैं, जैसे कैटगट हो गई, विक्राइल हो गई, ये सारे आपके एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में जैसे सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया। इससे क्या होगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, आगे सुनो। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर विद इन 24 आवर इज यूजुअली ड्यू टू एटलेटेक्सिस के वजह से क्या होती है, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर होती है विद इन 24 आवर। ठीक है, तो ऑपरेशन के 24 घंटे में बुखार आमतौर पर क्यों आता है, एटलेटेक्सिस की वजह से होता है। आगे सुनो, रिटेंशन कैथेटर क्या है, एग्जाम्पल ले लो फोले। फोले क्या है, रिटेंशन कैथेटर है, इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ड्रेनेज। तो रिटेंशन कैथेटर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे फॉले का एग्जाम्पल ले लो, ये लंबे समय की ड्रेनेज के लिए होता है। रिटेंशन कैथेटर लंबे समय के ड्रेनेज के लिए होता है। सर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर, सर्जन की होती है। टाइम आउट इज डन बिफोर सर्जरी टू वेरीफाई पेशेंट एंड प्रोसीडर। सर्जरी से पहले टाइम आउट करके रोगी और प्रक्रिया की पुष्टि की जाती है। आगे सुनो, एसेप्सिस ब्रेक शुड बी रिपोर्ट इमीडिएटली। ठीक है, एसेप्सिस में टूट को ब्रेक्स, ब्रेक मतलब टूटना, एसेप्सिस में ब्रेक्स को तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए, रिपोर्ट इमीडिएटली। द स्क्रब नर्स हैंडल स्टेराइल इक्विपमेंट ऑनली। मैंने बताया था स्क्रब नर्स, ठीक है, कल स्क्रब नर्स किसको संभालती हैं, केवल स्टेराइल उपकरणों को। ठीक है, जो स्टेराइल इक्विपमेंट रहेंगे उसको संभालना किसका काम है सर, उसको संभालना द स्क्रब नर्सेस। स्क्रब नर्सेस को स्टेराइल इक्विपमेंट संभालना चाहिए। स्टेराइल ग्लव्स आर वॉर्न आफ्टर सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉश के बाद स्टेराइल ग्लव्स पहने जाते हैं। आपने सर्जिकल हैंड वॉश किया, उसके बाद क्या करोगे, स्टेराइल और ग्लव्स पहने जाएंगे। काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पॉन्जेस इज डन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है सर। किसकी करनी है, उपकरण की, इंस्ट्रूमेंट्स की और स्पॉन्जेस की। क्यों करते हैं, मान लो आपने सर्जरी की, कोई चीज़ गलती से पेशेंट के पेट में रह गई, अब काउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि पेशेंट के पेट में कुछ छूट गया। तो इससे हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, हर एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि सर बराबर इंस्ट्रूमेंट जितने थे उतने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स और स्पॉन्जेस की काउंटिंग सर्जरी के भी पहले और सर्जरी के बाद, डन बिफोर एंड आफ्टर, ये चीज़ ध्यान रखना कि कर लेनी जानी चाहिए। प्री ओपी चेकलिस्ट, प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट क्या है, प्री ओपी चेकलिस्ट इंक्लूड वाइटल साइंस, कंसेंट्स एंड एलर्जीज। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि प्री ओपी में हम क्या क्या चेक करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं, पेशेंट की कंसेंट जिसको सहमति बोलते हैं, इसके अलावा एलर्जी, ये सब शामिल होती हैं प्री ओपी चेकलिस्ट में। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, इज अ रिस्क आफ्टर आर्थोपेडिक सर्जरी। आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद डीवीटी का खतरा होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी बोलते हैं। इसका खतरा कब होता है, रिस्क आफ्टर आर्थोपेडिक सर्जरी। तो जब भी आर्थोपेडिक सर्जरी, ये हम किसको बोलते हैं, ऑर्थो मतलब हड्डी, तो हड्डी का ऑपरेशन जब भी होता है इसमें हमें किसका खतरा होता है, डीवीटी का खतरा होता है, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आगे देखो, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एक और पोजीशन आ गई। एक और पोजीशन, मैं 3 पोजीशन का नाम बता चुका हूँ। ठीक है, अब तीसरी पोजीशन है, पहली पोजीशन मैंने बताई सुपाइन, ये ड्यूरिंग सर्जरी होती है। फिर मैंने दूसरी पोजीशन बताई फॉलर्स, ये पोजीशन होती है आफ्टर सर्जरी। फिर तीसरी पोजीशन आ गई ट्रेंडेलनबर्ग, तीसरी पोजीशन आ गई ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ये कब करते हैं, ये हाइपोटेंशन में करते हैं। सर जी हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन ये क्या कंडीशन हो गई, अब ये भी सुनो। हाइपर मतलब होती है ज़्यादा, हाइपो मतलब होती है कम, और हाइपरटेंशन का मतलब होती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जनरली ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होती है। अब इससे क्या हो गई, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गई तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे हाइपरटेंशन। और इतने से अगर कम हो गई आपकी ब्लड प्रेशर मान लो कम हो गई, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटेंशन।
तो ये सब जनरल बातें हैं, इसको बिल्कुल एक एक चीज़ दिमाग में बैठा के चलो, ठीक है। तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? हाइपोटेंशन पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल टीम इंक्लूड सर्जन, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट एंड नर्सेज। सर्जिकल टीम में क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन होने चाहिए सर? सर्जन होने चाहिए, असिस्टेंट होने चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए और साथ के साथ नर्सेज होनी चाहिए। ए लेप्रोस्कोप इज यूजिंग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, ठीक है। लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। किसकी? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या बोलते हैं जिसको? दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन बोलते हैं ना, आपने सुनी होगी दूरबीन विधि, इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी, इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोप इज यूज्ड इन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज, ठीक है। आगे सुनो, सर्जिकल स्मोक में कंटेन हार्मफुल बायो एसोल्स, ठीक है। इसका एरोसोल्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर्जिकल धुआं, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल स्मोक, इसके अंदर क्या हो सकता है? हानिकारक जैविक कणों से युक्त हो सकता है। इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी CO2 इज यूज्ड फॉर इनसफलेशन। इसका क्या मतलब हुआ सर? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? पेट को फुलाने के लिए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं पेट को फुलाने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोकॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। इलेक्ट्रोकॉटरी क्या करता है? सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को, ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है। सर्जिकल सीजर्स टाइप, सर्जिकल सीजर्स के टाइप सुनो, मायो हो गया, इसके अलावा मेडजेन बॉम हो गया और आयरिस हो गई, ये कुछ सर्जिकल सीजर्स हैं। सर्जिकल कैंची के प्रकार मेयो हो गया, मेडजेन बॉम हो गया या आयरिस हो गई, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया क्या है? इज अ कॉमन एनेस्थीसिया साइड इफेक्ट। पोस्ट ऑपरेशन नाजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया क्या है? कॉमन एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट है। कॉमन एनेस्थीसिया जिसको बोले जनरल एनेस्थीसिया, इसका साइड इफेक्ट क्या है? ऑपरेशन के बाद मितली आना। मितली आना कैसे? उल्टी उल्टी जैसा मन हुआ रहेगा, इसको हम बोलते हैं नोजिया। नोजिया को हम क्या बोलते हैं? मितली आना। तो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया यानी ऑपरेशन के बाद अगर मितली आएगी तो ये किसका साइड इफेक्ट है? ये कॉमन एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट है। पोस्ट ओपी वाउंड इन्फेक्शन साइन, अगर पोस्ट ओपी जैसे ऑपरेशन के बाद जो घाव हो जाते हैं उसमें क्या इन्फेक्शन हो, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसके क्या साइंस होते हैं? इसके साइंस होते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, पस जैसे लाली, सूजन, मवाद, ये इनके होते हैं पोस्ट ओपी वाउंड इन्फेक्शन के साइंस। एंटीसेप्टिक्स लाइक बेटाडीन, एंटीसेप्टिक्स लाइक बेटाडीन आर यूज्ड फॉर स्किन प्रेप। बेटाडीन जैसे एंटीसेप्टिक्स त्वचा की सफाई में प्रयोग किए जाते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में ऑकर ड्यू टू आईवी कैथेटर, आईवी कैथेटर के कारण थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है। पोस्ट ओपी यूरिनरी रिटेंशन इज मैनेज्ड बाय कैथेटराइजेशन, ऑपरेशन के बाद पेशाब रुकने पर कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैथेटराइजेशन। तो पोस्ट ओपी यूरिनरी रिटेंशन के लिए हम क्या करते हैं? कैथेटराइजेशन करते हैं। इन PICU प्रायोरिटी इज एयरवे पेटेंसी, PICU में प्राथमिकता क्या होती है? वायुमार्ग की खुली स्थिति होनी चाहिए। पोस्ट ओपी पेशेंट शुड कफ एंड डीप ब्रीथ एवरी 2 आवर्स, ऑपरेशन के बाद मरीज को हर 2 घंटे में खांसना और गहरी सांस लेनी चाहिए। आगे सुनो, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं SCD जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइसेस, इसका क्या काम है? प्रिवेंट वेनस स्टेसिस। सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस का काम होता है वेनस स्टेसिस को रोकना, ठीक है। सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस वेनस स्टेसिस को रोकते हैं। सर्जिकल मास्क इज वॉन्ट टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट कंटामिनेशन, ड्रॉपलेट कंटामिनेशन ड्रॉपलेट संक्रमण को रोकने के लिए सर्जिकल मास्क पहना जाता है। ऑपरेटिव नोट्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद ऑपरेटिव नोट्स को तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। वाउंड अप्रोक्सीमेशन इज चेक्ड पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद घाव के किनारों की जुड़ाव की जांच की जानी चाहिए। पेन स्केल इज यूज टू एक्सेस पोस्ट ओपी पेन, ऑपरेशन के बाद दर्द को मापने के लिए पेन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सुनो, एनाफाइलेक्सिस ड्यूरिंग सर्जरी इज ट्रीटेड विद इपिनेफ्रिन, यानी एनाफाइलेक्सिस जो शॉक होता है इसका इलाज ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान अगर एनाफाइलेक्सिस शॉक हो जाए पेशेंट को तो इसका इलाज किसके द्वारा हम करते हैं सर? एपिनेफ्रिन के द्वारा किया जाता है। प्री ओपी एंटीबायोटिक आर गिवन 30 to 60 मिनट बिफोर इंसीजन, प्री ओपी एंटीबायोटिक्स कब देनी चाहिए? 30 से लेकर 60 मिनट बिफोर, पहले दी जानी चाहिए इंसीजन से। प्री ओपी एंटीबायोटिक्स चीरा लगाने से
30 से 60 मिनट पहले दी जाती है। स्टेराइल ड्रैप्स का क्या इस्तेमाल है? कवर द ऑपरेटिव एरिया ओनली। स्टेराइल ड्रैप क्या करते हैं? ऑपरेशन क्षेत्र को ढक देते हैं। पोस्ट ओपी वाइटल साइंस और मॉनिटर्ड एवरी 15 मिनट इनिशियली। ऑपरेशन के बाद वाइटल साइंस की निगरानी शुरुआत में हर 15 मिनट पर होती है। शॉक इज ट्रीटेड विद फ्लूइड एंड वैसोप्रेसर्स। शॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? फ्लूइड हो गया, वैसोप्रेसर हो गया, इससे इस्तेमाल करते हैं हम शॉक का इलाज, ठीक है। आईवी कैनुला मस्ट बी फ्लश रेगुलरली टू मेंटेन पेटेंसी। यानी आईवी कैनुला को क्या करते हैं? खुले रखने के लिए नियमित फ्लश करना जरूरी है। स्पाइनल हेडेक क्या है? इज अ साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। मैंने जनरल एनेस्थीसिया का क्या बताया साइड इफेक्ट? उसकी साइड इफेक्ट थी मितली। अब सुनो स्पाइनल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट क्या है सर? स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट है स्पाइनल हेडेक, ठीक है। स्पाइनल सिरदर्द हो सकता है स्पाइनल एनेस्थीसिया का दुष्प्रभाव। बॉवेल साउंड आर चेक पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद आंतों की आवाजें सुनी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉवेल साउंड। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूड्स हाइजीन, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी एंड इमोशनल सपोर्ट। ऑपरेशन के बाद देखभाल में स्वच्छता, पोषण, गतिशीलता और मानसिक सहयोग शामिल होता है। अब थोड़ा लेवल और अप करते हैं। अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने करीब 100 से ऊपर, लगभग 100 से 150 वन लाइनर्स हम कर चुके हैं। इतना आप अगर एमसीक्यू करने जाओगे ना तो आपको कम से कम 3 लेक्चर्स लग जाएंगे आराम से। अब बताओ ये ज़्यादा इफेक्टिव है या वो ज़्यादा इफेक्टिव है? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। इस तरह के और लेक्चर आगे फ्यूचर में आते रहेंगे और जब तक आपका नर्सिंग एग्जाम होगा मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक प्रॉमिस करता हूँ ख़त्म करा दूंगा ऐसे आपके टिप्स पर। आगे सुनो। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग ऑकर्स इन क्लीनिंग सर्जिकल वाउंड्स। पहले इरादे से भरना साफ सर्जिकल घाव में होता है। यानी क्या मतलब? फर्स्ट इंटेंशन क्या होता है ऑफ हीलिंग इस ऑकर्स इन क्लीन सर्जिकल वाउंड। पहला इंटेंशन होना चाहिए हमें क्या करना है? हमें क्लीन करना है, हील करना है किसको? सर्जिकल वाउंड को, ठीक है। आगे सुनो। डिसेंस मीन्स सेपरेशन ऑफ वाउंड एजेस। डिसेंस का क्या मतलब होता है? घाव के किनारों का खुल जाना। एविसरेशन इज प्रोस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ड्यूरिंग वाउंड। एविसरेशन में क्या होते हैं? आंतरिक अंग घाव से बाहर आ जाते हैं। मैंने दोनों चीज़ बताई, डिसेंस भी बताया और एविसरेशन भी बताया। इसके अलावा हीमोवैग भी बताया। क्या होता है? क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होता है। जैक्सन प्रेट ड्रेन का उपयोग किसका? एब्डोमिनल सर्जरी में करते हैं। इसके अलावा वाउंड हीलिंग की फेजेस क्या है? ये चीज़ ध्यान से सुनो। वाउंड की हीलिंग की फेजेस क्या है? इन्फ्लामेटरी होती है, प्रोलिफरेटिव होती है, देन मैचुरेशन, सूजन, वृद्धि और परिपक्वता। ये होती है वाउंड हीलिंग की फेजेस। जैक्सन प्रेट ड्रेन का उपयोग एब्डोमिनल सर्जरी में होता है। ये भी चीज़ आगे पढ़ लेना। सेरोसैंग्विन्स ड्रेनेज। ये ड्रेनेज किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। और कैसा होता है? नेचर में वाटरी होता है। तो सेरोसैंग्विन्स डिस्चार्ज गुलाबी और पानी जैसा होता है। और सुनो। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज या प्यूरुलेंट ड्रेनेज कैसा होता है? ये इंडिकेट करता है किसको? इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। तो क्वेश्चन आ जाए सर इन्फेक्शन में या संक्रमण में हमें कौन सा ड्रेनेज इशारा करेगा? तो इन्फेक्शन के लिए प्लूरुलेंट डिस्चार्ज ये इसका संक्रमण या संकेत देता है। आगे सुनो। सर्जिकल वाउंड क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन कंटामिनेशन रिस्क। सर्जिकल घाव का वर्गीकरण संक्रमण जोखिम पर निर्भर करता है। प्राइमरीली सुचर लाइन शुड बी क्लीन एंड ड्राई। प्राथमिक सिलाई रेखा कैसी होनी चाहिए सर जी? साफ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। स्टेपल रिमूवर्स आर यूज्ड फॉर मेटालिक वाउंड क्लोजर। धातु के टाँकों को हटाने के लिए स्टेपल रिमूवर का उपयोग करते हैं। पोस्ट ओपी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री प्रिवेंट एटलेटिक्सिस। ऑपरेशन के बाद इंटेंसिव स्पायरोमेट्री क्या करती है? एटलेक्सिस को रोकती है। प्री ओपी एनपीओ स्टेटस रिड्यूस एस्पिरेशन रिस्क। अच्छा, प्री ओपी जो एनपीओ स्टेटस मेंटेन करते हैं लगभग 6 से 8 घंटे का, क्यों मेंटेन करते हैं? इससे क्या होता है? एस्पिरेशन का खतरा जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। एनेस्थीसिया रिकवरी इज मॉनिटर्ड इन पीएसयू। एनेस्थीसिया रिकवरी कहाँ मॉनिटर की जाती है सर? पीएसयू में मॉनिटर की जाती है। वाउंड इरिगेशन यूज्ड स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। घाव की सिंचाई के लिए, घाव की किसकी? वाउंड की इरिगेशन के लिए हम किसके करते हैं?
स्टेराइल नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। आगे सुनो, मोंटगोमरी स्टेप्स भी मैंने बताया आर यूज फॉर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस। हमें बार बार ड्रेसिंग बदलने के लिए मोंटगोमरी स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे सुनो, ट्रैकियोस्टोमी इज अ सर्जिकल एयरवे ओपनिंग इन ट्रैकिया। ट्रैकियोस्टोमी क्या है? श्वास नली में सर्जिकल बनी हुई ओपनिंग होती है। किसमें सर? ट्रैकिया में। तो अगर ट्रैकियोस्टोमी पूछी जाए तो ये सर्जिकल एयरवे होती है, किसमें बनाई जाती है? ट्रैकिया में। तो ये कंडीशंस बिल्कुल अपने याद रखना। आगे सुनो, पेनरोज ड्रेन क्या है? मैंने ड्रेनेज के कई सारे एग्जाम्पल बता दिए, एक एक पूरा ध्यान से सुनते जाना। पेनरोज ड्रेनेज क्या है? पेनरोज ड्रेन इज अ पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, पैसिव। पेनरोज ड्रेन इज अ पैसिव ड्रेनेज सिस्टम। पेनरोज ड्रेन होती है वो एक पैसिव ड्रेनेज सिस्टम है। सर्जिकल एसेप्सिस रिक्वायर स्टेराइल टेक्निक थ्रू आउट। सर्जिकल एसेप्सिस में पूरे समय स्टेराइल टेक्निक का पालन किया जाता है पूरे टाइम। आगे सुनो, द सर्कुलेटिंग नर्स, ठीक है। सर्कुलेटिंग नर्स क्या करती हैं? मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एंड पेशेंट सेफ्टी। सर्कुलेटिंग नर्स दस्तावेज और रोगी की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। लेप्रोटोमी क्या है? इज एन ओपन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ एब्डोमेन। लेप्रोटोमी जो होती है वो होती है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ एब्डोमेन। ओपन सर्जरी प्रक्रिया है किसकी? एब्डोमेन की। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेप्रोटोमी, ठीक है। हाइपोथर्मिया इज कॉमन ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज। हाइपोथर्मिया जो होती है सर्जरी के दौरान सबसे आम बात है, सबसे कॉमन चीज है मेजर सर्जरीज के दौरान हाइपोथर्मिया। मैंने अभी कंडीशन बताई, एक हाइपरथर्मिया और दूसरी बताई हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब शरीर का तापमान घट जाना, तो सर्जरी के ड्यूरिंग क्या होगा? हाइपोथर्मिया होगा। और हाइपरथर्मिया जो हो जाएगा वो कंडीशंस होती है जिसमें आपके शरीर का तापमान बढ़ जाए। आगे सुनो, हाइपरथर्मिया पोस्ट सर्जरी में इंडिकेट इन्फेक्शन। सर्जरी के बाद हाइपरथर्मिया क्या संक्रमण का संकेत दे सकता है? संक्रमण का संकेत दे सकता है। अगर हाइपरथर्मिया आए, शरीर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, ये कंडीशन अगर पोस्ट सर्जरी में आ रही है तो ये क्या इंडिकेट कर सकती है? इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकती है। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट इन इम्पॉर्टेंट इन पोस्ट ओपी। ऑपरेशन के बाद शरीर की सही स्थिति में रहना जरूरी है, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट होनी चाहिए। सर्जिकल हैंड स्क्रब एटलीस्ट 5 to 10 मिनट। सर्जिकल हैंड स्क्रब कितने मिनट तक कर जाना चाहिए? 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। प्री ऑपरेटिव पीरियड इंक्लूड्स प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ओपी फेजेस। प्री ऑपरेटिव अवधि में ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद की अवस्थाएं होती हैं। पोजिशनिंग प्रिवेंट प्रेशर अल्सर पोस्ट सर्जरी। स्थिति बदलना ऑपरेशन के बाद प्रेशर अल्सर से बचाता है। ड्रेन आउटपुट शुड बी रिकॉर्डेड एवरी शिफ्ट। हर शिफ्ट में ड्रेन की मात्रा रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। प्री ओपी हेयर रिमूवल इज डन बिफोर क्लिपर्स नॉट रेजर्स। ऑपरेशन से पहले बालों को कैसे हटाया जाना चाहिए? क्लिपर से हटाया जाना चाहिए, रेजर से नहीं हटाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सर्जन वियर स्टेराइल गाउन्स एंड ग्लव्स बिफोर प्रोसीडर। सर्जन क्या करते हैं? सर्जरी से पहले स्टेराइल गाउन और दस्ताने पहनता है। एनेस्थीसिया मशीन मस्ट बी चेक्ड बिफोर ईच सर्जरी। हर सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया मशीन की जांच की जानी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर्स ऑक्सीजन सेचुरेशन। पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है? ऑक्सीजन संतृप्ति को, ऑक्सीजन की सेचुरेशन को नापता है। सर्जिकल कंसेंस इज द एथिकल बिहेवियर ऑफ ओआर। सर्जिकल कंसेंस ऑपरेशन थिएटर में नैतिक आचरण है। कैथेटर केयर रिड्यूस रिस्क ऑफ यूटीआई। यूटीआई क्या है? कैथेटर जो होता है, कैथेटर केयर, इसकी देखभाल से हम क्या कर सकते हैं? यूटीआई में, मूत्र संक्रमण में क्या कर सकते हैं? इसका खतरा हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पेन कंट्रोल इम्प्रूव्ड वाउंड हीलिंग। दर्द नियंत्रण से घाव जल्दी भरता है। पेन कंट्रोल से क्या करते हैं? इंप्रूव कर देते हैं वाउंड हीलिंग को। पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन मस्ट बी मॉनिटर्ड पोस्ट ओपी। ऑपरेशन के बाद पल्स, बीपी और श्वसन की निगरानी आवश्यक है। एलिवेटिंग ऑपरेटेड लिम्स रिड्यूस स्वेलिंग। सर्जरी वाले अंग को ऊपर रखने से सूजन कम हो जाती है, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। वाउंड डिब्राइडमेंट रिमूव्स डेड टिश्यू। घाव से डेड टिश्यू हटाने को क्या बोलते हैं? वाउंड डिब्राइडमेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ऑपरेशन साइट से इन्फेक्शन से बचाता है। कफिंग आफ्टर सर्जरी में भी सपोर्टिव विद स्प्लिंटिंग। ऑपरेशन के बाद खांसी करने में स्प्लिंटिंग से सहारा दिया जा सकता है। वाउंड शुड बी असेस्ड फॉर ओडोर, कलर एंड ड्रेनेज।
घाव की गंध, रंग और डिस्चार्ज, इनकी हमें क्या करना चाहिए, असिस्ट जांच करनी चाहिए। सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन पोस्ट ओपी नीड्स अर्जेंट अटेंशन, ऑपरेशन के बाद अचानक से पेट दर्द हो तो तुरंत क्या देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, तुरंत देखना चाहिए। सर्जिकल हैंड रब यूजेस एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, सर्जिकल हैंड रब में एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। प्रॉपर ग्लव्स रिमूवल प्रिवेंट्स कंटामिनेशन, दस्ताने को सही तरीके से उतारने से कंटामिनेशन या संक्रमण नहीं फैलता है। पोस्ट ओपी एक्सरसाइजेज इंप्रूव सर्कुलेशन, ऑपरेशन के बाद व्यायाम से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। ब्लैडर फंक्शन रिटर्न्स 6 to 8 आवर्स पोस्ट ओपी, ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे बाद मूत्राशय की कार्य क्षमता लौटती है। सर्जिकल ड्रेन्स मस्ट बी लेबल्ड एंड सिक्योर, सर्जिकल ड्रेन को कैसा लेबल करना चाहिए और सिक्योर सुरक्षित रखना चाहिए। नर्सेज मस्ट रिपोर्ट एबनॉर्मल वाउंड फाइंडिंग्स इमीडिएटली, नर्स को घाव से संबंधित असामान्य लक्षणों की तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और सर्जिकल टीम मस्ट फॉलो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, सर्जिकल टीम को WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पालन करना चाहिए। तो ये थे आपके पूरे के पूरे वन लाइनर्स, करीब लगभग हमने 200 प्लस वन लाइनर्स कर लिए। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस सर्जिकल नर्सिंग में नहीं आएंगे। आपने दोनों क्लास की आपने थ्योरी कर ली और साथ में साथ वन लाइनर कर लिया। ये मैं हर चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, तो इससे बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना लगभग ना के बराबर रहेगी। ठीक है, वो लेवल अगर इससे बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, फिर वो सबके लिए ही टफ हो जाएगा। इन जनरल क्वेश्चंस इन्हीं को बोलते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को दबा लेना। आपकी क्लास इवनिंग मॉर्निंग में आएगी, मॉर्निंग में नर्सिंग की क्लास हमारे चैनल पर और इवनिंग में LT की क्लास। ये चीज़ें हमारे यहाँ बराबर रेगुलर बेसिस पे डेली के डेली चलती रहती हैं। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इन दोनों के नोट्स सेम जगह पर टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।